नमस्कार एवरीवन, हेलो। मेरा नाम है निखिल गांगिल। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है INH00009047। मैं फाउंडर हूँ और CEO इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी एडवाइजर्स का, जहां हम 150 से 150 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं एसेट अंडर आर एडवाइजरी के थ्रू। मैं एक्स IIT मद्रास हूँ, एक्स LNT, एक्स वर्ली पार्सन जैसी कंपनियों में मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे मेरी काम की वजह से ओमान सऊदी भी भेजा है। और उसके बाद मैं इंडिया आके मैंने एडवाइजरी चालू किया। मोर देन 40,000 पीपल वो मुझे फॉलो करते हैं डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर। और मैं यहाँ पर थैंक्स बोलना चाहता हूँ बाज़ार के माहिर के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एक लवली ऑडियंस से मीट कराने के लिए, जिनको मैं अपने इन्वेस्टिंग और मल्टीबैगर आइडियाज़ के बारे में कुछ शेयर कर सकूँ। तो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आज 3 सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी मल्टीबैगर बनाना है, 5x, 10x, 15x, तो ये 3 सीक्रेट आपके बहुत काम आने वाले हैं। और सीक्रेट नंबर 1 से हम चालू करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोई भी मल्टीबैगर 5x, 10x, 20x, 15x के लिए फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, और वो फॉर्मूला है क्वालिटी इनटू वैल्यूएशन इनटू सिक्लिकल ट्रिगर्स। ये 3 सीक्रेट हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। हम क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वालिटी के लिए तो पूरा इकोसिस्टम मैंने देखा है, पूरा फोकस्ड इकोसिस्टम है, जिसमें ज़्यादातर लोग P&L के बारे में बात करते हैं, बैलेंस शीट्स के बारे में बात करते हैं और पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के बारे में बहुत कम बात करते हैं। और सिक्लिकल ट्रिगर्स के बारे में कोई भी इस देश में बात नहीं करता है, और उसके बारे में भी हम समझेंगे कि किस तरह से इनको यूज़ करके मल्टीबैगर बहुत बड़े लेवल पर बनाया जा सकता है। ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, इसमें एक्स एक्सिस पर क्वालिटी है और वाई एक्सिस पर इसका वैल्यूएशन है। इसको देखने पर समझ में ये आता है कि जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ रहा है, ये एक्स एक्सिस पर दिखाएगा, और वैल्यूएशन बढ़ेगा तो वाई एक्सिस पर दिखाएगा। अगर क्वालिटी लो है और वैल्यूएशन हाई है तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर क्वालिटी लो है और वैल्यूएशन हाई है तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं। 90% ऑफ योर पंप एंड डंप, 90% ऑफ योर स्कैम्स, 90% ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रॉड्स विल हैपन हियर। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? यस बैंक हो सकता है, ब्राइटकॉम हो सकता है। कितने ही माइक्रो कैप कंपनीज हम देखते हैं जहां वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होता है और क्वालिटी कुछ नहीं होती, और वो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ पंप एंड डंप के कैटलिस्ट बन जाते हैं और इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा पैसा डूब जाता है। वो कंपनीज इस कैटेगरी में ही आती हैं। दूसरी कैटेगरी की कंपनीज होती हैं जो दूसरे क्वाड्रेंट में आती हैं, जहां क्वालिटी तो कंपनीज की बहुत हाई है, फाइनेंशियल्स की क्वालिटी बहुत हाई है, लेकिन वैल्यूएशंस भी बहुत हाई है। ये कंपनीज अंडर परफॉर्मर बन जाती हैं। कौन से ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनके हम बात कर सकते हैं? HDFC, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर सकते हैं। इस केस में हम नेस्ले को रख सकते हैं। इस केस में हम एशियन पेंट्स को रख सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन कंपनीज की क्वालिटी बहुत हाई है, अच्छे परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से ये कंपनीज पूरी तरह से अंडर परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि यहाँ क्वालिटी तो हाई है लेकिन वैल्यूएशन भी हाई है। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, जहां क्वालिटी लो है, फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनीज अंडर वैल्यूड है, ये बनते हैं आपके वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स। वैल्यू ट्रैप और लगार्ड क्या है? कोई स्टॉक है जो आपको अंडर वैल्यूड लग रहा है, आप उसको खरीदेंगे, बट वो स्टॉक कुछ नहीं करेगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल आप वेट कर सकते हैं, वो स्टॉक अंडर वैल्यूड ही रहेगा, बट वो कोई रिटर्न्स बनाकर आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कंपनी की क्वालिटी लो है। इवन दो वैल्यूएशन आपका लो है, लेकिन क्वालिटी भी लो है। और फिर एक क्वाड्रेंट आता है जहां कंपनी की क्वालिटी हाई है और वैल्यूएशन लो है। यहां आपका सबसे बड़ा मल्टीबैगर बनता है। तो दिस इज द सीक्रेट क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ मेकिंग अ मल्टीबैगर। क्वालिटी लो, valuation high, 90% of scams, pump and dumps. Quality high, valuation high, underperformers, mostly in the large caps. Quality low, valuation is also low, value traps and laggards. And quality high and valuation low,
दिस इज वेयर यू मेक योर 10x। तो चलिए क्वालिटी पार्ट को डाइसेक्ट करते हैं और फिर हम आएंगे वैल्यूएशन और सिक्लिकल ट्रिगर्स पर। क्वालिटी के लिए हमने एक बहुत सिंपल सा फनल सिस्टम बनाया। इसमें हम सबसे पहले एक आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स को ढूंढते हैं। आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स क्या हैं? वो सेक्टर्स जिनके बारे में कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है, वो सेक्टर्स जिन्होंने अभी तक पिछले 2 या 3 साल में अंडर परफॉर्म किया है, वो सेक्टर्स जिनको लोग सनसेट इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, और बेसिकली जहां स्टॉक में रिटर्न्स नहीं बना है पिछले 3 से 4 साल में, उन सेक्टर्स को हम ढूंढते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को जो कि आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स हैं उनको हम ढूंढते हैं। हम उन कंपनीज को, उन सेक्टर की कंपनीज को रैंक करते हैं बेस्ड ऑन 3-year सेल्स ग्रोथ एंड 3-year एवरेज ROCE। इसके पीछे 13 साल का बैक स्टडी है और क्यों ये इसके रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। और हम इन कंपनीज को रैंक करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पर, और तीनों को रैंक को ऐड करने के बाद टॉप 3 या टॉप 5 कंपनीज हम ईच सेक्टर से लेते हैं और ये हमको बेसिकली क्वालिटी कंपनीज हमको देते हैं। तो मान लीजिए देयर आर मोर देन 5000 कंपनीज इन द मार्केट एंड देयर आर 5 to 7 आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स। तो 5 से 7 अगर आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स हमारे पास 500 से 700 आते हैं इस फनलिंग सिस्टम में। उन सेक्टर्स में से अगर हम सेक्टर के टॉप 5 से 7 कंपनीज को उठाएं इस रैंकिंग के बेस पर, तो 25 से 30 कंपनीज हमारे पास हर क्वार्टर आती हैं, और इन 25 से 30 में हम ड्यू डिलिजेंस करने के बाद 15 से 20 कंपनीज को हम पिक कर सकते हैं हर क्वार्टरली क्वालिटी के पर्सपेक्टिव पर। और ये कंपनीज हमारी क्वालिटी कंपनीज होंगी जिन पर हम फर्दर वैल्यूएशन और सिक्लिकल ट्रिगर्स के मेथड को अप्लाई करके मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ये वो 13 साल की केस स्टडी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमने करीब करीब 15 से 20 पैरामीटर्स लिए और उनकी 100 से ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए, और हमने उनको एक्स एक्सिस पर उन पैरामीटर्स को रखा और वाई एक्सिस पर हमने CAGR ग्रोथ को रखा। और जब हमने ये किया तो हमने पाया कि बहुत सारे पैरामीटर्स अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं बट वो होली ग्रेल नहीं है। और इस तरह से परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को बनाते बनाते हम जब यहाँ पर पहुँचे और इस रैंकिंग सिस्टम को जब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग सिस्टम के रूप में हमने एक्सेप्ट किया, वो यही निकला कि सेल्स ग्रोथ, ROCE और प्राइस टू बुक वैल्यू जब आप उसके बेसिस पर कंपनीज को रैंक करते हो तो ये जो कंपनीज हैं टॉप कंपनीज आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स देती हैं। और जब हमने वो रिटर्न्स कैलकुलेट किए तो पिछले 10 साल के रिजल्ट्स कुछ इस तरह के CAGR निकले जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं अपने आप में। आप बहुत सारे मेथड से इन्वेस्टिंग करते हो, कुछ इन्वेस्टिंग टेक्निक्स आपको छोटे समय के लिए बहुत लंबा इन्वेस्टिंग का रिजल्ट्स देती हैं, बट 10 साल तक और 15 साल तक बड़े CAGR देना सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म टेक्निक से ही आ सकता है। तो यहाँ पर हमने किया सिंपल यही है कि एक्स एक्सिस पर हमने पैरामीटर्स को रखा है, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है और वाई एक्सिस पर हमने CAGR को रखा है। और हमने वी हैव ट्राइड टू मैप कि सेल्स ग्रोथ बढ़ने के साथ CAGR ग्रोथ बढ़ता है कि नहीं। और आप देख सकते हो कि ये वाला पैरामीटर, ये वाला एरिया वो है जहाँ सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और CAGR भी अच्छा है, लेकिन ये एरिया वो है जहाँ CAGR तो अच्छा है बट सेल्स ग्रोथ नहीं है, और ये वो एरिया है जहाँ पर सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद CAGR अच्छा नहीं है। और इसी तरह से जब हम मैप करते करते आगे तक पहुँचे तब हम इस इंट्रिंसिक वैल्यू रैंकिंग पर पहुँचे जहाँ पर हमने कंपनीज को रैंक किया 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर, सेल्स ग्रोथ, ROCE एंड P/B रेशो। और जब हमने टॉप कंपनीज को निकाला तो आप देख सकते हो टॉप 50, टॉप 60 कंपनीज ने सभी ने पहली बात तो निफ्टी के CAGR को बीट किया है, और दूसरी बात इनका जो क्यूमुलेटिव CAGR है वो एक बहुत ही अच्छा CAGR 40.7% हमको मिला। और इसीलिए हमने इस रैंकिंग सिस्टम को अपना मेन जो रैंकिंग है उसमें हमने उसको लिया। तो बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि 2019 में एक BS4 BS6 का इशू चल रहा था और ऑटो सेक्टर्स में अच्छी खासी मंदी आई हुई थी। सारी कंपनीज जो 50-60% डाउन थी, जो स्मॉल कैप कंपनीज थी, तब हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई किया। तो इससे आपको समझ में भी आएगा केस स्टडी से कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। 100 से 150 कंपनीज के नाम हैं, ये आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, यहाँ पर ROCE देख सकते हो, और ये प्राइस टू बुक भी देख सकते हो। तो हमने सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर पहले रैंक किया, ज़्यादा सेल्स ग्रोथ को ज़्यादा अच्छी रैंकिंग दी, कम सेल्स ग्रोथ को बेकार रैंकिंग दी। सो 1 2 3 4 5 6 करके हमने इसको रैंक किया। उसके बाद हमने रैंक किया बेस्ड ऑन ROCE, तो अच्छे ROCE को अच्छा रैंक,
और खराब आरओसी को उसके बाद सब्सिक्वेंट रैंक देते चले गए। और उसके बाद हमने रैंक किया प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पर। तो सबसे कम प्राइस टू बुक जिसका है उसको अच्छी रैंकिंग, और उसके बाद अच्छी हम उनकी रैंकिंग बढ़ाते चले गए। और जब हमने टोटल रैंक उनको किया, टोटल रैंक इज नथिंग बट A + B + C, एंड व्हेन वी हैड दैट टोटल रैंक, उसके रैंक पर हमने जब सॉर्ट किया तो हमको टोटल 7 से 8 कंपनीज मिली जिसमें बहुत अच्छा क्वालिटी पैरामीटर हमको देखने को मिला। और उसमें GNA एक्सेल था, प्रिसीशन कैमशाफ्ट, हाईटेक, IST, सुंदरम, फीएम इंडस्ट्री। और जब हमने GNA और फीएम इंडस्ट्री को वैल्यूएशन पैरामीटर्स से और सिक्लिकल पैरामीटर्स से देखा तो ये हमें उसमें भी अच्छा खासा समझ में आई, और इन्होंने हमको अच्छे 7 से 8 गुना रिटर्न्स बनाकर दिया आने वाले 3 से 4 साल में। अगर एक और एग्जांपल हम देखें तो रियल एस्टेट का, 2021 में रियल एस्टेट में अच्छा खासा पेसिमिज्म था, आउट ऑफ फेवर सेक्टर था। सेम रैंकिंग सिस्टम हमने अप्लाई किया, सेल्स ग्रोथ के बेसिस पर, आरओसी के बेसिस पर और प्राइस टू बुक के वैल्यू के बेसिस पर हमने कंपनीज को रैंक किया। और सेकंड नंबर पर आप देख सकते हो मैराथन नेक्स्ट जेन, 56 रुपए का प्राइस था, अभी जाकर हमने 630 620 के आसपास हमने इसको कंपनी को एग्जिट किया है। करीब 10 से 12 गुना इस कंपनी ने हमको दिया 3.5 से 4 साल की अवधि में। इस काम को हमने ऑटोमेट करके रखा हुआ है जिससे कि आपको इतना सारा केस स्टडीज में ना जाना पड़े या फिर एक्सेल शीट्स में नहीं जाने की जरूरत। तो आप इसको सीधे वेबसाइट पर जाकर हमारे intrinsicvalueequity.in/ranking tool पर जाकर सीधे वहां पर क्लिक कर सकते हो, और जो इतनी भी कंपनीज NIC में रजिस्टर्ड हैं उनको हमने रैंक करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ रैंक करना है और वहां पर आपको सारी कंपनीज रैंक बेस पर मिल जाएंगी। जब आप क्वालिटी के बेसिस पर कंपनीज को रैंक कर लेते हैं उसके बाद आपको क्वालिटी चेक्स और रेड फ्लैग्स को देखने की जरूरत होती है। क्या है वो क्वालिटी चेक्स और रेड फ्लैग्स, उनके बारे में बात करते हैं। क्वालिटी चेक्स है आपके वैल्यूएशन ग्रोथ 10 ईयर्स का, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 10 ईयर्स, ROCE 10 ईयर्स, प्रमोटर होल्डिंग 10 ईयर्स एंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने भी ग्रोथ पैरामीटर्स या ROCE पैरामीटर हैं वो डबल डिजिट्स में होने चाहिए 10 साल के, और प्रमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। इसके बाद अलावा 3 आपको जो रेड फ्लैग्स है उसका ध्यान रखना है, वो है प्रमोटर प्लेजिंग, क्वालिटी टर्नओवर एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रमोटर प्लेजिंग इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द शेयर्स विच प्रमोटर हैज प्लेज्ड टू द बैंक, ये आपका 0% होना चाहिए प्रेफरेबली। क्वालिटी टर्नओवर अदर इनकम डिवाइड बाय हमारा रेवेन्यू होता है जो आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपका 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी एबल टू मेक एटलीस्ट द अमाउंट इट हैज़ टू पे एज इंटरेस्ट। ये सारा का सारा डेटा आप किसी भी फ्री वेबसाइट जैसे स्क्रीनर या फिर कहीं से भी उठा सकते हैं, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो रिटर्न इन इक्विटी 9%, CAGR 4% या फिर सेल्स ग्रोथ 7% आप दिखा रहा है। ये ही आपको डबल डिजिट में सब कुछ चाहिए। क्वालिटी डाइसेक्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा पैरामीटर जिससे ही डिसाइड होता है कि पैसा बनेगा या मार्केट में या नहीं, वो है वैल्यूएशन। दोबारा से उस चार्ट पर चलते हैं जिस चार्ट को हमने देखा था क्वालिटी और वैल्यूएशन के। आप देख सकते हो कुछ केसेस में इवन दो क्वालिटी इज हाई तब भी आपको अंडर परफॉर्मर मिल सकता है। अगर क्वालिटी लो है तो आपको 90% स्कैम, पंप एंड डंप्स और फाइनेंशियल फ्रॉड मिलते हैं। क्वालिटी हाई है फिर भी अंडर परफॉर्मर मिल सकता है। क्वालिटी लो है, वैल्यूएशन भी लो है तो आपको वैल्यू ट्रैप्स मिलता है, और क्वालिटी हाई है और वैल्यूएशन लो है तो आपको 10x मिलता है। आप देख रहे हो कि क्वालिटी अच्छी होने के बावजूद भी देयर इज अ 50% चांस कि आपका पैसा बनेगा, जबकि वैल्यूएशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर वैल्यूएशन आपके फेवर में है तो या तो वैल्यू ट्रैप होगा स्टॉक या फिर आपका मल्टीबैगर बनेगा। और वैल्यू ट्रैप के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि कभी कभी वैल्यू ट्रैप्स और लगार्ड्स में भी अच्छे मल्टीबैगर निकल आते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें कुछ बॉटलनेक फंसे हुए होते हैं, या रेगुलेशंस के इशू होते हैं, या फिर ऑपरेशंस के इशू होते हैं, और वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करके उस वैल्यू ट्रैप को या लगार्ड स्टोरी को भी मल्टीबैगर स्टोरी बना देते हैं। जब क्वालिटी आपके पक्ष में है, जब क्वालिटी आपके फेवर में है, तो देयर इज अ चांस 50% चांस कि आप एक मल्टीबैगर बनाएंगे। लेकिन अगर वैल्यूएशन आपके फेवर में है तो अगर मैं इसको 50 और इसको 25% भी लेके चलूं तो देयर इज अ 75% चांस कि आप कंपनी में एक अच्छा मल्टीबैगर बनाएंगे। तो अगर क्वालिटी और वैल्यूएशन में एक पैरामीटर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमेशा वैल्यूएशन रहेगा। क्वालिटी अनडाउटेडली बहुत अच्छा पैरामीटर है, बट वैल्यूएशन को आपको कभी भी इग्नोर
नहीं करना है। जब वैल्यूएशन की बात करते हैं तो कभी भी मार्केट में आप नए आओ, किसी भी रिलेटिव से पूछो, चाचा मामा फूफा से पूछो, किसी से भी पूछो, सब लोग बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की, राइट। हर कोई आपको बोलेगा बाय लो सेल हाई, कम प्राइस टू अर्निंग पर खरीदो, ज्यादा प्राइस टू अर्निंग पर बेचो। क्या ये एक्चुअली में काम करता है? तो वो देख लेते हैं थोड़ा। ज्यादातर लोग जब प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो वो ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस जब नीचे जाएगा तो प्राइस टू अर्निंग नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस टू अर्निंग ऊपर जाएगा, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बट ज्यादातर लोग इस कैलकुलेशन को भूल जाते हैं कि जब अर्निंग्स नीचे आता है तो प्राइस टू अर्निंग शूट करता है अब ऊपर की तरफ, और जब अर्निंग्स ऊपर जाता है तो प्राइस टू अर्निंग बुरी तरह से गिर जाता है। चूंकि ज्यादातर स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में अर्निंग बहुत वॉलेटाइल होती हैं। वो वॉलेटाइल होती हैं सिक्लिकल नेचर की वजह से कंपनीज के, वो वॉलेटाइल होती हैं एग्रीकल्चर आउटपुट्स, कमोडिटी प्राइसेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, import duty, export duty, TDS, GST, all these factors, all these macro factors affect the companies, and that is why earnings are very volatile in this small and mid cap space. और इसीलिए प्राइस टू अर्निंग पर अर्निंग्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, और ये चीज़ ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं आपके साथ एक लाइव एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। ये लीडिंग स्टील कंपनी है, एंड मैंने क्या किया है कि प्राइस और प्राइस टू अर्निंग को मैप करने की कोशिश करिए। तो ऊपर आप देख सकते हो प्राइस जा रहा है और नीचे जा रहा है प्राइस टू अर्निंग। अब हम इन दोनों के रिलेशन को मैप करने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग हमको यूज करना है तो एटलीस्ट हमको प्राइस और प्राइस टू अर्निंग के बीच का रिलेशन तो पता होना ही चाहिए, राइट। तो ये मैंने मैप किया हुआ है। 2014 का एग्जाम्पल लेते हैं। 2014 में मैं ये देख सकता हूं कि जब प्राइस टू अर्निंग कंपनी का करीब करीब 10 के आसपास है तब कंपनी ने टॉप बनाया हुआ है, और जब प्राइस टू अर्निंग आपका 20 या 30 के आसपास है, 25 के आसपास है, तब कंपनी बॉटम बना रही है। ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया जो हमको सिखाया गया है, राइट। हो सकता है गलती से हो गया होगा, एक बार और देखते हैं। 2018 में भी जब स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 28 या 30 है, हर कोई आपको इस स्टॉक को लेने के बारे में नहीं बोलेगा, हर इंसान इस स्टॉक के बारे में नेगेटिव होगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तब ये कंपनी अपने कंसोलिडेशन से, पिछले 5 साल के कंसोलिडेशन से बाहर आ रही है, और जब इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 7 या 8 के आसपास है, हर न्यूज़ चैनल आपको ये स्टॉक अंडर वैल्यूड बता रहा होगा, हर कोई इस कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ अर्निंग्स भी बढ़ी हुई हैं पिछले 3 से 4-5 क्वार्टर में, और तब इस कंपनी ने टॉप बनाया है। और एवरी टाइम यू बाय एंड टॉप, यू आर वेटिंग फॉर सम 3 years to 4 years जस्ट टू रिकवर योर मनी। 3 से 4 साल आपका पैसा भी रिकवर नहीं होने वाला है। या फिर आप इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो 80 रुपए से इसका स्टॉक का प्राइस 25 रुपए पर चला गया। इसका मतलब करीब करीब 60 से 70% कैपिटल वाइप आउट हो गया है छोटे इन्वेस्टर्स का। और बड़े इन्वेस्टर जो होल्ड कर रहे हैं वो उन्होंने होल्ड किया होगा 5 साल, और आप अगर 2018 से 2021 तक देखें तो 3 से 4 साल लग गए आपको अपना पैसा 0 करने में। तो ये होता है जब आप ओवर वैल्यूड खरीदते हो। और प्राइस टू अर्निंग, एक और एग्जांपल मैं आपको इसी में देता हूं। एग्जैक्टली सेम चीज हुई है 2021 में, जब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 35 का था, तब कंपनी अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है। सिर्फ कंपनी ने बॉटम तो तब बनाया है जब प्राइस टू अर्निंग है ही नहीं है, मतलब अर्निंग्स ही नेगेटिव में है। और प्राइस टू अर्निंग अब जब इसका सबसे हाई है 35 है, तब कंपनी स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, और जब प्राइस टू अर्निंग इसका 4 या 5 है, तब कंपनी ने अपने प्राइस को टॉप बनाया हुआ है। तो इसको देखने से क्या पता चलता है? इसको देखने से पता चलता है ये कि हम अपने सीक्रेट नंबर 2 की तरफ पढ़ रहे हैं। सीक्रेट नंबर 2 ये है, डू नॉट यूज P/E रेशो। ज़्यादातर जब हम मार्केट में आते हैं, हम CA, CFAs, MBAs की बातें सुनते हैं, और उनको जो लर्निंग्स दी गई हैं एज अ टेक्स्ट बुक नॉलेज, वो प्राइस टू अर्निंग के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ज़्यादातर स्मॉल और मिड कैप की बात करें तो उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग इररेलेवेंट है। वो इररेलेवेंट इसलिए है, अगर बिजनेस के 6 फेजेस की बात करी जाए
स्टार्टअप, हाइपर ग्रोथ, सेल्फ फंडिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपिटल रिटर्न और डिक्लाइन। उसमें सिर्फ एक फेस है जिसमें प्राइस टू अर्निंग का एक्चुअल यूज है, क्योंकि वो फेस जो है वो कंपनी का स्टेबल फेस है और उस फेस में ज्यादातर लार्ज कंपनीज आती हैं जो है कैपिटल रिटर्न्स। यही एक ऐसा फेस है जहां पर प्राइस टू अर्निंग की एक्चुअल में वैल्यू है। बाकी जगह प्राइस टू अर्निंग का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सीक्रेट 2 की बात करें, हाउ टू वैल्यू स्टॉक्स करेक्टली। आप में से कितने लोगों ने क्रिस्टोफर ब्राउन का नाम सुना है? आई एम श्योर किसी ने नहीं सुना होगा। क्रिस्टोफर ब्राउन ने स्टॉक्स को अच्छे तरीके से वैल्यू करने की बात कही। क्रिस्टोफर ब्राउन ब्राउन एंड ट्वीडी फर्म के फाउंडर हैं, उनके पिताजी। और उस कंपनीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ। वो एक कंपनी है जिसमें ज़्यादातर सबसे बड़े वैल्यू इन्वेस्टर्स ने अपना अर्ली टाइम गुजारा है। दैट इंक्लूड्स वॉरेन बफे एंड अदर्स, जिन्होंने बाद में जाके अपने अपने फंड मैनेजमेंट चालू किए और बहुत अच्छा पैसा बनाया। ये वो टाइम था जब वॉरेन बफे 40 से 50% CAGR दिया करते थे, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, डेकेड्स के लिए उन्होंने इतना बड़ा CAGR दिया। और जब वो इतना बड़ा CAGR देते थे तो उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग में ये एक स्किल दिखती थी जो ब्राउन एंड ट्वीडी पर उन्होंने एज अ एसोसिएट और एज अ पार्टनर सीखी। क्रिस्टोफर ब्राउन आपको वैल्यूएशन के लिए सिंपल सा पैरामीटर बताते हैं, वो ये है आपका करंट वैल्यूएशन। जब मैं करंट वैल्यूएशन की बात करता हूं तो प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू कैश फ्लो। आपका करंट वैल्यूएशन आपके 5 साल के वैल्यूएशन से कम होना चाहिए। करंट प्राइस टू बुक, करंट प्राइस टू सेल्स, करंट प्राइस टू कैश फ्लो आपके 5 साल के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो से कम होना चाहिए। और ये तीनों कंडीशन से अप्लाई होनी चाहिए और तब आप उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करूं, जैसे कि आप देख सकते हो ये टाटा पावर है, 2019 या 20 के आसपास हमने उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो प्राइस टू बुक 5 साल के प्राइस टू बुक वैल्यू से कम है और हमने इधर खरीदा। कंपनी के स्टॉक ने 8 गुना बनाया और हमने भी इस स्टॉक में 6x बनाया। मजगांव डॉक सेम एग्जांपल, प्राइस टू बुक 5 साल के प्राइस टू बुक वैल्यू से कम है, हमने उस कंपनी ने 20 गुना बनाया, हमने भी उस कंपनी में 8.5x बनाया। GRM ओवरसीज, ये सक्सेस स्टोरी तो नहीं कहूंगा, उल्टा फेलियर स्टोरी है। कंपनी ने क्योंकि 80 गुना बनाया और हमने इस कंपनी में सिर्फ 6 गुना बनाया। सेम थिंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो। यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने दिखाने के लिए, इलिस्ट्रेशन पर्पस के लिए डाला हुआ है, बट आपको तीनों प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो देखना है। और जब 5 साल के एवरेज प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो के बिलो होगा तो आप उसको खरीदेंगे। सेम एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर, FIAM इंडस्ट्री सेम एग्जांपल, प्राइस टू सेल्स का मैंने इलिस्ट्रेशन पर्पस के लिए डाला हुआ है और कंपनी ने 7 गुना बनाया, हमने भी करीब करीब इस कंपनी में 7 गुना बनाया। GNA एक्सेल सेम चीज, मैंने आपको ऑटो इंसुलेरी का जब मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था तो मैंने बताया भी था GNA एक्सेल और FIAM इंडस्ट्री के बारे में। कंपनी ने 8 गुना बनाया, हमने 6 गुना बनाया। और मैराथन नेक्स्ट जेन, जिसका मैंने रियल एस्टेट का जब एग्जांपल शेयर कर रहा था तो मैंने बताया था, कंपनी ने 12 गुना करीब करीब बनाया और हमने भी 11 से 12 गुना इस कंपनी में बनाया। तो गाइज ये तरीका है क्वालिटी और वैल्यूएशन का एक मल्टीबैगर बड़ा पैसा बनाने के लिए। अब बात करते हैं सिक्लिकल ट्रिगर्स की। देखिए, क्वालिटी मेक श्योर करेगी कि आपने अच्छे बिजनेसेस को होल्ड किया है या नहीं। वैल्यूएशन मेक श्योर करेगा कि आप उन अच्छे स्टॉक्स में मल्टीबैगर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेकिन सिक्लिकल ट्रिगर्स मेक श्योर करेंगे कि आप उन कंपनीज में कितनी जल्दी मल्टीबैगर्स बनाएंगे। अगर आपके पास क्वालिटी है, वैल्यूएशन है, आपका मल्टीबैगर बनाने का रास्ता खुल चुका है, बट वो मल्टीबैगर 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, 15 साल में, कितने साल में बनेगा, यह चीज आपके सिक्लिकल ट्रिगर्स डिसाइड करेंगे। तो सिक्लिकल ट्रिगर्स वो कैटलिस्ट हैं जिनकी वजह से जो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में मल्टीबैगर बनना चाहिए, आपका 3 साल में, 4 साल और 5 साल में बनता है। तो अब उसको भी सीख लेते हैं। 5 सिक्लिकल ट्रिगर्स की मैं बात करूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सिक्लिकल ट्रिगर्स हैं। अगर आपको मल्टीबैगर बनाना है तो आपको इनको ध्यान में रखना ही चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज, क्लोनिंग, कैपेक्स, कैश रिच एंड बिग कॉर्पोरेट एक्शंस। हर सिक्लिकल ट्रिगर को हम थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट के लिए डाइसेक्ट करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज, इसका मतलब है ऐसी कंपनीज जिनमें प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, अपनी ही कंपनीज में खरीद रहे हैं, ऐसी कंपनीज को आपको ट्रैक करते रहना है। ऐसे सेक्टर्स ऑल्सो जहां प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं,
मान लीजिए पूरे सेक्टर में अगर प्रमोटर बाइंग हो रही है तो आप समझ सकते हो कि एक मेगा शिफ्ट आने वाला है, उस सेक्टर में एक अच्छा तेजी आएगी और स्टॉक्स बहुत तेजी से भागेंगे। इस तरह की कोई क्वेरी आप लगा सकते हो आपके स्क्रीनर पर, या फिर जो भी आप टूल यूज करते हो, जैसे कि चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 1 एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 100। क्लोनिंग इज बेसिकली जब आप बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो 1000, 2000, 5000 करोड़ रुपए मैनेज करते हैं और उनको आप फॉलो करते हो और जो वो बाय कर रहे हैं आप भी वही बाय करने की कोशिश करते हो। इट इज यूजुअली कंसीडर्ड ए क्विक वे टू जनरेट रिटर्न्स। इसमें आप एक फायदा आपको ये होता है कि आप कॉर्पोरेट एक्शंस, इसमें फायदा आपको ये है कि आप कंपनी के क्वालिटी पार्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट की तरफ से सेटिस्फाइड हो सकते हो, क्योंकि आप ऐसा मान सकते हो कि जो बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है उन्होंने ऑलरेडी टेक केयर किया होगा। ऐसी कंपनीज जिनमें एस इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, आप उन इन्वेस्टर्स कंपनी में बाइंग कर सकते हो। तो जब भी आप किसी भी टूल को जहां यूज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर विजय केडिया जी का नाम लिखा हुआ है, आप किसी और एस इन्वेस्टर जिनको आप फॉलो करते हो या फिर उनकी स्ट्रैटेजी को पसंद करते हो, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो और उन्होंने जिस भी कंपनीज में बाय किया होगा या एग्जिट किया होगा वो आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तीसरा, कैपेक्स स्टोरीज। अगर कैपेक्स पूरे आपके सेक्टर वाइज हो रहा है तो इसका मतलब एक ह्यूज डिमांड आने वाली है। कैपेक्स मतलब वो पैसा जो कंपनीज कंपनी को ग्रो करने में लगाते हैं। तो ऐसी ग्रोथ सेक्टर और कंपनीज को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एक मेगा बिल्डअप की तरफ एक निशानी होती है कि ये कंपनीज अच्छा करेंगी आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में। इसके लिए आपको इस तरह की कोई क्वेरी आप यूज कर सकते हो। नेट ब्लॉक मोर देन 2 टाइम्स नेट ब्लॉक प्रोसीडिंग ईयर, प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 40%, कैपिटलाइजेशन मोर देन 150-200 करोड़ रुपीस। कैश रिच, ज्यादातर कैश रिच कंपनीज एक गुड वैल्यू आर्बिट्राज मानी जाती हैं, जहां पर कैश मोर देन मार्केट कैप प्लस डेट इटसेल्फ होता है। ये कंपनीज एक क्विक मल्टीबैगर्स बनती हैं। वेरी फ्यू जेन्युइन अपॉर्चुनिटीज आर देयर, क्योंकि ज़्यादातर ये आपको लो ग्रोथ कंपनीज में मिलेंगे, बट कुछ कंपनीज उस कैश का अच्छे से यूज़ करके उस कंपनी के ग्रोथ में लगा के बड़े से बड़ा मल्टीबैगर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह की कोई क्वेरी आप यूज़ कर सकते हो अपने किसी भी टूल पर जहां प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 45% है, कैश इक्विवेलेंट माइनस डेट मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन है और प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट एक्शंस फॉलो कर सकते हो, आप बायबैक्स देख सकते हो, स्प्लिट्स देख सकते हो, बोनसेस देख सकते हो, या फिर कोई कंपनी में मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो वो देख सकते हो। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर कोई कंपनी है जो वैल्यू लगार्ड बनी हुई है या वैल्यू ट्रैप बनी हुई है, उसमें मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट का काम करता है वैल्यू क्रिएशन के लिए आने वाले 2 साल, 5 साल, 6 साल में। और क्योंकि मैनेजमेंट का चेंजेस तभी किया जाता है जब कंपनीज में कोई बॉटलनेक्स फंस रहे होते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा इशू आ रहा होता है जो करंट मैनेजमेंट उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा है। तो आप ऐसी चीज़ों पर भी अपनी निगाह गड़ाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये 5 जो सिक्लिकल ट्रिगर्स की हमने बात करी, ये आपको जो मल्टीबैगर आप क्वालिटी और वैल्यूएशन से बनाने वाले हो, उस 5 साल और 10 साल के टाइम को 3 से 4 साल में ये आपको लाके देगा और आप उस छोटी से अवधि में भी एक बड़ा CAGR बना सकते हैं। तो गाइज, ये थी मेरी जर्नी और मेरी स्ट्रैटेजी जो कि आपको एक लंबे समय में इन्वेस्ट करने पर एक अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स की तरफ लेके जाएगी। और अगर आप इसको डिलिजेंटली फॉलो करते हो तो आप बहुत बड़े बड़े मल्टीबैगर्स बना सकते हो आने वाले टाइम में। जैसा कि अभी हम मार्केट में, जिस तरह के मार्केट में हम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको जितना रिटर्न्स दे सकती है, कोई इन्वेस्टिंग इतना रिटर्न्स नहीं दे पाएगी, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग की वर्थ तभी काम आती है जब मार्केट करेक्ट करता है। क्योंकि जब बुल मार्केट है तब हर कोई पैसा बना रहा है, जब बियर मार्केट आता है या साइडवेज मार्केट आता है तभी आपको रियलाइज होता है कि कंपनीज की क्या वर्थ है जो आपने होल्ड करके रखा है, वो स्टॉक प्राइस आपकी कंपनी की वर्थ तक पहुंचता है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो कीप फॉलोइंग पीपल लाइक बाजार के माहिर जो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं और अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। मुझे भी आप ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और नॉलेज शेयरिंग के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू।